नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढिलाई नहीं दे सकते। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य, खुले में थूकना दंडनीय अपराध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्पन चक्रवात के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चक्रवात अम्पन के अगले 6 घंटों में भयंकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट हाई अलर्ट पर। केंद्र ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए देगा। और वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में खाड़ी देशों और बांग्लादेश से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। दोपहर समाचार में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इसकी अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेनमेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देश भर में बंद रहेंगे। लोगों को रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य आतिथ्य सेवा के लिए बाहर जाने से पहले अगले 14 दिनों तक कम से कम और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सेवाएं भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस डिपो में भोजनालयों और कैंटीनों को संचालित करने की छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे सभी सभा स्थल भी देश भर में प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। पूजा स्थलों में एकत्रित होने अथवा धार्मिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों क्षेत्रों में शुरू की जा सकने वाली अन्य गतिविधियों के बारे में फैसला कर सकेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपस में निर्णय ले सकेंगे। सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है। हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे। सरकार ने सभी नियोक्ताओं से कहा है कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉकडाउन जारी रहने तक घर में ही रहने का परामर्श दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है, थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है।
शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर से काम करने की प्रथा को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। वहीं सामान्य जगहों पर सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। कार्यस्थलों पर लोगों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ एक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। श्री भल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। इसके तहत अब राज्य सरकारें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकेंगी। गुजरात में लॉकडाउन के चौथे चरण के नियम और मानक परिचालन प्रक्रिया कल से लागू होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नियम और मानक परिचालन प्रक्रिया तय करने के लिए आज जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन और गैर कंटेनमेंट जोन के विस्तृत विवरण की जानकारी दी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, वडोदरा और अन्य शहरों में नियंत्रण कक्षों के बाहर स्थित औद्योगिक इकाइयों को संचालन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह नियंत्रण कक्ष से बाहर के क्षेत्रों में एसटी तथा सिटी बसों को भी संचालन शुरू करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि पूरे राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। रिक्शा और स्कूटर चालकों के लिए और नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर स्थित कार्यालयों और दुकानों के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे कार्यालयों और दुकानों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की शर्त पर संचालन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। होम डिलीवरी के नियम भी आज तय किए जाएंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। नवी मुंबई स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति आज से खुल गई है। कोरोना मामलों के चलते इस समिति को पिछले सोमवार को बंद कर दिया गया था। हमारी संवाददाता ने बताया कि समिति के 5 बाजारों में से सब्जी, खाद्यान्न और मसालों के बाजार आज से खुल गए हैं। एपीएमसी में अब तक कुल 238 ट्रक आ चुके हैं, जिनमें 92 ट्रक सब्जियां और 146 ट्रक मसालों के हैं, जबकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले 194 ट्रकों को यहां से विभिन्न बाजारों में भेजा गया है। व्यापारियों और खरीदारों को वैद्यकीय चिकित्सा के बाद ही गेट के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने पिछले 10 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाया है। वहीं राज्य में 1200 से ऊपर पुलिस कर्मियों को कोविड-19 सकारात्मक पाया गया है। 291 पुलिसकर्मी अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 971 मामले अब भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण राज्य में अब तक 11 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राज्य के चिकित्सा, शिक्षा और औषधि विभाग ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष चिकित्सा के इस्तेमाल के बारे में सलाह देने के लिए एक कार्यबल के गठन को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में कल से सार्वजनिक वाहन चलेंगे। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज संवाददाताओं को बताया कि प्रत्येक वाहन में 30 से अधिक यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। निजी बसों को भी चलाने की अनुमति होगी। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और आवश्यक दूरी बनाए रखनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन होगा और लोगों तथा वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में और कड़ाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, लेकिन सार्वजनिक पार्क सीमित अवधि के लिए खुलेंगे। इस बीच राज्य में आज कोरोना के सबसे अधिक 84 मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढिलाई नहीं दे सकते। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य, खुले में थूकना दंडनीय अपराध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्पन चक्रवात के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चक्रवात अम्पन के अगले 6 घंटों में भयंकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट हाई अलर्ट पर। केंद्र ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए देगा और वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में खाड़ी देशों और बांग्लादेश से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से अब तक 36,823 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और इस तरह देश में स्वस्थ होने वालों की दर 38.29% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 5,242 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 96,169 पहुंच गई है। कल 157 मौतों की पुष्टि के साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या 3,029 हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों के दौरान कश्मीर घाटी में कोविड-19 के संक्रमित मामलों में तेजी देखी जा रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण कश्मीर के जुड़वां शहर अनंतनाग और कुलगाम में पहले कोई मामले नहीं थे, लेकिन हाल ही में बढ़ रहे मामले नागरिकों को भयभीत कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में घातक कोरोना वायरस महामारी के कारण 13वीं मौत दर्ज की गई है। 29 वर्षीय महिला जो हबाकदल श्रीनगर की निवासी थी को सेप्टिक शॉक के एक मामले के रूप में SMHS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर स्थिति में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। पॉजिटिव रिपोर्ट के आने के उपरांत इस महिला को फिर CD हॉस्पिटल स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका निधन हो गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में कल 14 पुलिसकर्मी और एक गर्भवती महिला सहित 62 लोगों को संक्रमित पाया गया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1183 तक जा पहुंची है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। इस बीच अच्छे समाचार भी हैं। लोगों के ठीक होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। कल कश्मीर संभाग में 33 लोग स्वस्थ हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन से कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भी राज्य में फंसे हुए श्रमिकों को वापस लाने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि रेलगाड़ियों से आ रहे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोडवेज की 10,000 बसों का इंतजाम किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वो भयभीत न हो और धैर्य रखें। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 317 रेलगाड़ियों से 4,70,000 प्रवासी श्रमिक राज्य में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 43 रेलगाड़ियों से करीब 70,000 श्रमिक आज राज्य में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में 393 और रेलगाड़ियां पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 8 रेलगाड़ियां राज्य के भीतर अप डाउन चल रही हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्यों में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए कई पहल कर रही है। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज 2 विशेष रेलगाड़ियां मुंबई और गोवा में फंसे करीब 1,276 लोगों को लेकर ऊना पहुंची। मुंबई से 694 जबकि गोवा से 582 लोग आज ऊना पहुंचे। इन सभी लोगों को पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उनके संबंधित जिलों में स्थापित संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों के लिए भेजा गया और इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। 4 दिन बाद इन लोगों की जांच की जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। इस बीच राज्य में 31 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यह निर्णय राज्य में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लिया गया है। राज्य में कोविड के पॉजिटिव मामले 80 हो गए हैं। इनमें 40 ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 33 है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। खाड़ी देशों में फंसे 700 से अधिक भारतीयों को 4 विशेष उड़ानों से आज स्वदेश लाया जाएगा। इनमें से 2 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से रवाना होंगी। पहली दुबई से मैंगलोर और दूसरी अबू धाबी से कोच्चि आएगी। मस्कट से 175 लोग हैदराबाद और 175 भारतीय दोहा से कोझिकोड आ रहे हैं।
इन उड़ानों से स्वदेश वापसी में फंसे कामगारों, पर्यटकों, तत्काल उपचार की जरूरत वाले लोग, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज पश्चिम एशिया से भारतीय नागरिकों को लेकर 2 विमान केरल पहुंच रहे हैं। आज एक विमान अबू धाबी से कोच्चि और दूसरा दोहा से कोझिकोड के लिए निर्धारित है। वंदे भारत मिशन के तहत इन उड़ानों से 300 से अधिक यात्री आज केरल पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के साथ ही आज राज्य सरकार से विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद है। राज्य और केंद्र के लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तिरुवनंतपुरम में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बीच चक्रवात अम्फन के तेज होने के साथ ही पूरे राज्य में भारी वर्षा जारी है। राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 24 घंटों के लिए समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में बांग्लादेश में फंसे 169 भारतीयों को लेकर आज एक विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन लगाए जाने के कारण ये यात्री बांग्लादेश में फंस गए थे। कोलकाता पहुंचने के बाद इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की गई और उन्हें संगरोध में रखा गया है। पृथकवास की अवधि समाप्त होने के बाद इन यात्रियों को पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में अपने अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। मालदीव में फंसे 300 भारतीयों को लेकर राजधानी माले से इस सप्ताह 2 विमान दिल्ली और बेंगलुरु आएंगे। माले में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि एयर इंडिया की उड़ान शुक्रवार को बेंगलुरु और शनिवार को दिल्ली पहुंचेगी। बेंगलुरु वाली उड़ान में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग होंगे। वहीं दिल्ली आने वाली उड़ानों में दिल्ली के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ के निवासी होंगे। चयनित यात्रियों के नामों की घोषणा कल शाम की जाएगी। केंद्र सरकार मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए और देगा। श्रीमती सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज के 5वें और अंतिम भाग के बारे में कल नई दिल्ली में जानकारी दी। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश सरकार में योजना और निवेश विभाग के आयुक्त प्रशांत लोखंडे ने कहा है कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दीर्घकालिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में कृषि और बागवानी पर बहुत जोर दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश में भारत का फल बहुल राज्य बन सकने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से राज्य के लगभग 40,000 छोटे कारोबारों को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पूरी तरह से लागू किया है। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने के लिए जयतु भारतम गीत गाया है। उन्होंने ये गीत भारत की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। जयतु जयतु भारतम जयतु जयतु भारतम विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा भारत विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे स्वर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। भारत ने दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलने के कारणों की जांच के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में यूरोपीय संघ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में इस मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच करने की मांग की गई है ताकि कोरोना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विचारों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रभाव से मिले सबक की समीक्षा की जा सके। संगठन का सत्र आज जिनेवा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो रहा है। इस प्रस्ताव का ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, ब्राजील,
कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और ब्रिटेन सहित 62 देशों ने समर्थन किया है। अमेरिका और चीन ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मध्य प्रदेश में प्रशासन ने अस्पतालों में भर्ती रोगियों का तनाव और बोरियत कम करने के लिए वीडियो कॉलिंग सुविधा सेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये सुविधा इंदौर से शुरू की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यदि ये प्रयास सफल रहा तो राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के वार्डों में ऐसी ही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इंदौर के संभागीय आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अकेलेपन की भावना कोविड-19 रोगियों में नकारात्मकता पैदा करती है। इससे उनके अवसाद में जाने का भी खतरा है। उन्होंने बताया कि हम इंदौर के प्रत्येक सरकारी और निजी अस्पताल के कोविड-19 वार्डों में टीवी सेट और वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्रत्येक कोविड-19 वार्ड में हाई स्पीड वाले वाईफाई कनेक्शन के साथ एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कर मरीज अपने परिजनों को वीडियो कॉल कर सकेंगे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी योजना के तहत इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जाएगा। इंदौर जिले में कोरोना वायरस के कुल 2378 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 4790 हो गई है। मध्य प्रदेश में 2232 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 243 की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 2315 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना संक्रमण से बचाव पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कहीं ना कहीं हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहाँ ज्यादा है, जहाँ रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो सबको मानना ही है। और ये हमारे देश को 2 महीने में लगभग समझ में आ गया है कि हमको हैंड हाइजीन का पालन करना है। सैनिटाइजर या सोप, ये 2 चीजें हैं, और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, हमें उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में आज रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। श्रोता #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज शाम 7:10 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कुछ भागों में चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अगले 6 घंटों में और तीव्र हो जाएगा। बुधवार तक इसके 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भारत बांग्लादेश समुद्र तट को पार करने की संभावना है। आज सुबह 8:30 बजे ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में दीघा से 930 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में केंद्रित था और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। इस चक्रवात के चलते तटवर्ती ओडिशा में आज शाम से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और जो मछुआरे समुद्र में गए हुए हैं उन्हें तुरंत वापस लौटने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात फिलहाल ओडिशा के पारादीप से लगभग 790 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम बंगाल के दीघा से 940 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ओडिशा सरकार ने जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई है।
चक्रवाती तूफान उम्पुन एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के बाद ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त ने बताया कि ओडिशा सरकार जरूरत पड़ने पर लगभग 11 लाख लोगों को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। इसके लिए ओडिशा के तटीय जिले जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर एवं भद्रक में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में एनडीआरएफ एवं ओड्राफ की टीम भेज दी गई है। दूसरी ओर चक्रवाती तूफान उम्पुन की वर्तमान स्थिति के बारे में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए क्षेत्रीय मौसम विभाग भुवनेश्वर के निदेशक HR विश्वास कहते हैं, We have issued cyclone warning for North Odisha coast also, and our North Odisha coast will be mostly affected, and South Odisha coast also will be affected. But the maximum effect in our case in Odisha, in the North Odisha coast, the heavy to very heavy rainfall will be there tomorrow and today and the day after tomorrow. इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि चक्रवात अम्पन को देखते हुए बल ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इससे निपटने के लिए 37 टीमें तैनात की जा रही हैं। श्री प्रधान ने बताया कि ओडिशा के 7 जिलों में 12 टीमें और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 10 टीमें तैनात की गई हैं। 15 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी और उन्होंने बताया कि कुछ टीमें पहुंच गई और बाकी आज शाम तक पहुंच जाएंगी। As far as NDRF is concerned, in Odisha and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. As can be understood, this is a multiple challenge, or at least a dual challenge. So we are facing a double challenge, so to say, and the awareness drive is accordingly. इस बीच चक्रवात अम्पन गहरे समुद्री तूफान में बदल गया है। बांग्लादेश की ओर मुड़ने से पहले इसके और अधिक तीव्र होने की आशंका है। ये तूफान मंगलवार की रात से लेकर बुधवार 20 मई की शाम तक खुलना और चिटगांव के बीच बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। फिलहाल ये तूफान पश्चिम मध्य खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में केंद्रित है। बांग्लादेश के मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 490 किलोमीटर लंबा लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग आज से यातायात के लिए खुल रहा है। सीमा सड़क संगठन ने इस मार्ग से बर्फ हटा दी है। और अब एक नजर मौसम की खबरों पर। दिल्ली में आज तापमान 23 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शहर में तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। शहर का तापमान 28 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। शहर का तापमान 30 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। यहाँ तापमान 14 से 24 डिग्री के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। शहर का तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष में गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत ये 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माईगॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की बची हुई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ केंद्रों पर 10वीं की बाकी बची परीक्षाओं की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढिलाई नहीं दे सकते। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य। खुले में थूकना दंडनीय अपराध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्पन चक्रवात के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चक्रवात अम्पन के अगले 6 घंटों में भयंकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट हाई अलर्ट पर। केंद्र ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए देगा और वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में खाड़ी देशों और बांग्लादेश से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।